नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। रोहतक के जाट कॉलेज में हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने रोहतक को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने नजदीकों को आगे बढ़ाने का काम किया। जनता के कल्याण के लिए कोई सरोकार नहीं रखा। 2014 में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो विकास के लिए सामूहिक रूप से काम किया गया। हमने कभी वोट की राजनीति नहीं की, बल्कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, पात्र लोगों को नौकरियां दी, बिना भेदभाव के विकास के कार्य किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दी, ना कि भेदभाव के आधार पर। रोहतक को सीएम मनोहर लाल की तरफ से सौगातें मिली हैं। सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कटाक्ष भी करते हुए नजर आए मनोहर लाल। हरियाणा की प्रगति रैली ये थी। रोहतक में ये रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मनोहर लाल पहुंचे थे। परिवार और अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने का काम पूर्व सीएमओ ने किया है। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, सीएम मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने की भी बात की है। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ अपने करीबियों के लिए यहां पर काम किया गया था पूर्व सीएम की सरकार में, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने मेरिट के आधार पर काम किया, मेरिट के आधार पर नौकरी दी, मेरिट के आधार पर विकास किया। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंच सके, ऐसे में हमने काम किए हैं। ये मनोहर लाल की तरफ से आज कहा गया रोहतक की हरियाणा प्रगति रैली के अंदर, जब वो मौजूद होकर संबोधन कर रहे थे। रोहतक को सीएम ने मनोहर ने कई सौगात दी। सीएम मनोहर लाल की तरफ से भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का भी यहां पर जिक्र करते हुए उसका उद्घाटन भी किया और उसका फायदा कैसे आम जनता को मिलेगा, इस पर भी वो बातचीत करते नजर आए। वो भी एक ऐसे किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, दीन बंधु, इसीलिए उनको कहा, जिनका जन्म इस रोहतक जिले में ही हुआ, यहीं से उन्होंने अपना नेतृत्व किया। ऐसे हमारे दीन बंधु जी को आज सबसे पहले मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऐसे हमारे स्थान का महत्व होते हुए और रोहतक में मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा की एक राजनैतिक राजधानी अगर किसी शहर को कह सकते तो रोहतक है। रोहतक बड़े बड़े नेताओं का यह हमारा स्थान रहा है। यानी प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवंत लाल जी शर्मा, वो भी रोहतक के ही थे। और उसके बाद अगर राजनीति के भी इस कोने की आवाज, तो वहीं नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कार्यभार संभालने से पहले दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र का दौरा किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का काफिला पहुंचा तो स्थानीय कांग्रेसियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। काफिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, अशोक अरोड़ा, विधायक मेवा सिंह सहित अनेक स्थानीय कांग्रेसी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जल्द ही संगठन में विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी बनाने की बात भी कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में गुटबाजी की बातों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जल्द ही कांग्रेस का एक मजबूत संगठन तैयार होगा, जिसके बूते पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी से सत्ता पक्ष को फायदा है।
पंचकुला में जेजेपी के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी एक महीने के कार्यों की अजय चौटाला ने समीक्षा की। बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए दिग्विजय चौटाला ने बताया कि पार्टी ने 6.5 लाख लोगों को जोड़ा है। इसके अलावा अजय चौटाला ने कहा कि 15 मई से जेजेपी की तैयारियां और रैलियों की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। वहीं निकाय चुनाव को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत का डंका बजाएंगे। यूएलबी चुनाव को लेकर के खुल करके चर्चा हुई। जो पार्टी के प्रभारी लगाए गए थे वो पार्टी को आज उन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी। बहुत जल्द जननायक जनता पार्टी के सभी सीनियर नेता 48 के 48 इन सभी स्थान जहां पर चुनाव हो रहे हैं उनका दौरा करेंगे और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी मीटिंग्स इन सभी क्षेत्र में भी आयोजित की जाएंगी, जिससे चुनावी बिगुल भी बजाया जा सके। हमें उम्मीद है जैसे पंचायत चुनाव की उत्सुकता है वैसे ही यूएलबी चुनावों की भी बहुत उत्सुकता लोगों में है। जल्द चुनाव हों, जल्द कमेटियां गठित हों, जल्द विकास के कार्य बहाल हों, ये हरियाणा की जनता की आस है। और मैं ये उम्मीद करता हूं जननायक जनता पार्टी इन सभी चुनावों में अपना डंका गठबंधन के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बहुत मजबूती से बजाने जा रही है। वहीं यमुनानगर के साढौरा के गांव सुल्तानपुर वासी कमल के साथ हुई मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर उनका 2 दिन का रिमांड लिया गया। इस मामले में जांच अधिकारी गुरमेज सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले सुल्तानपुर गांव के अंदर मारपीट के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। 2 दिन पहले साढौरा में हुई मारपीट के मामले में सीआई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। जानकारी देते हुए जांच अधिकारी गुरमेज सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले जो साढौरा में मारपीट हुई थी उसकी जांच सीआई 1 को सौंपी गई, जिस पर काम करते हुए उन्होंने जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते गुरमेज सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान इन लोगों के साथ कौन कौन लोग थे, कौन से हथियार थे, वो बरामद किए जाएंगे, क्योंकि ये जो घटना थी बड़ी संगठित थी और इसमें टांग और पैरों पर ही जो वार किए जा रहे थे। तो इसलिए जो लोग हैं जैसे इन्होंने घटना को अंजाम दिया उसके बाद भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक एसपी सुरेंद्र पाल सिंह ने इसकी जांच तुरंत सीआई को सौंपी है। और इसके अलावा भी जो सतपुर का मामला था 2 आदमी उसमें भी गिरफ्तार कर लिए हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं रेवाड़ी के धारूहेड़ा के अंदर 2 युवकों ने नौकरी ना लगवा पाने के कारण जानकार सुपरवाइजर की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आया हत्या आरोपी राजेश ने 1 महीना पूर्व अपने अन्य साथी शैलेंद्र के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ एक ना एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। इसी कड़ी के अंदर रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित हीरो कार मोटर में काम करने वाले एक सुपरवाइजर जब अपने 2 जानकार युवकों की कंपनी में नौकरी नहीं लगवा सके तो दोनों युवकों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। दरअसल 1 महीना पहले इस सुपरवाइजर की हत्या हुई थी और इसका शव एक बंद बोरी में गांव के एक खाली प्लॉट के अंदर मिला था। तब से ही पुलिस अपराधियों की खोजबीन कर रही थी और कल देर रात उन्होंने राजेश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो इस हत्या में शामिल था। उसका दूसरा साथी शैलेंद्र, वो भी बिहार का रहने वाला है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन शैलेंद्र नाम का जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। दरअसल ये दोनों युवक सुपरवाइजर के ऊपर नौकरी लगवाने का दबाव डाल रहे थे और जब नौकरी नहीं लगवा पाया तो पहले तो उसे कमरे पर बुलाया और कमरे पर बुलाने के बाद डिनर करवाने के बाद उसके हाथ पैर बांधे और गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को एक बोरी में डालकर पैक करके उसे गांव के खाली पड़े प्लॉट के अंदर वहां पर फेंक दिया। अब पुलिस राजेश नाम के हत्यारे को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दूसरा शैलेंद्र नाम का जो हत्यारा है वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे सहयोगी चैन सिंह के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। तो वहीं फतेहाबाद के अशोकनगर में बेखौफ बदमाशों ने मकान में घुसकर बाइक और घर में पड़े सामान को आग लगा दी। तलवारों डंडों से जमकर घर में तोड़फोड़ की गई। घर में मौजूद एक महिला पर भी कुल्हाड़ी से वार किया गया।
फतेहाबाद के शोकनगर इलाके में देर रात एक मकान में घुसकर कुछ युवकों के द्वारा तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। वहां पर महिला और उसके परिवार के अन्य भी लोग मौजूद थे। महिला ने बताया कि उसने बेड के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई और उसके बाद डायल 112 पर फोन किया। जब तक डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचती तब तक वो युवक भाग चुके थे। महिला ने बताया कि वह 2 युवकों को जानती है, लेकिन बाकी युवकों को वह नहीं जानती। 40 से 50 की संख्या में वह युवक बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा पहले पथराव किया गया और उसके बाद मकान में आगजनी की गई। मकान में रखे 2 मोटरसाइकिल, कूलर और अन्य सामान को भी आग लगाई गई है। वहीं इस मामले में जब शहर पुलिस को शिकायत दी गई तो पुलिस द्वारा मामला करने को लेकर उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के द्वारा इस मामले में केस तक दर्ज नहीं किया गया और इससे पहले भी मकान में आगजनी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मंगा। वहीं चरखी दादरी के अंदर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न यूनियनों के एकजुट होते हुए गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। आज प्रदर्शन किया गया और एक बार फिर से प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। चरखी दादरी में रोडवेज कर्मचारियों की यूनियनों के साझा मोर्चा के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई, प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ चेतावनी दी गई कि अगर कर्मचारियों की 30 सूत्री मांगों पर कोई गौर नहीं फरमाया गया तो आने वाले दिनों में वो न केवल हड़ताल करेंगे बल्कि अपना आंदोलन भी तेज करेंगे। बहरहाल अगर कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो किलोमीटर स्कीम को बंद किए जाने की मांग की गई है। साथ ही साथ विगत में कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाने सहित 30 सूत्री अन्य मांगे भी रखी गई हैं। साथ ही ये कहा गया है कि अधिकारियों के साथ एक मंच पर बैठने को तैयार हैं, बशर्ते कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। बहरहाल चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस कड़ी में हड़ताल भी की जाएगी। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पलवल में जिला प्रशासन की तरफ से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम वैशाली सिंह ने बताया कि दुकानदारों ने दुकानों के सामने सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली सिंह ने आज मार्केट के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अवसर पर एसडीएम वैशाली सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले भी क्षेत्र में बुनियादी कराई गई और उसके बाद जब दुकानदार नहीं माने तो उनके सामानों को वहां से नगर परिषद व पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटवाया। बताया गया है कि लगातार क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर पहले भी काफी जागरूकता की गई और लोगों को पहले भी बताया गया, परंतु जो दुकानदार हैं वह बाहर अपनी दुकान के सामान लगा लेते हैं और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल देखने वाली बात ये रही कि लगातार पलवल में अतिक्रमण हटाओ अभियान एसडीएम के नेतृत्व में चल तो रहा है, परंतु पलवल के दुकानदार बिल्कुल भी सहयोग करने को तैयार नहीं है, जिसके बावजूद भी नगर परिषद पलवल व तमाम एजेंसियां वहां पर काम करती हैं, फिर भी उनके काम करने के बाद दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए साफ दिखाई देते हैं, जिसको लेकर अब एसडीएम ने सख्त लहजे में आदेश दिए हैं कि अब दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे जो अतिक्रमण करते हैं और उसी को लेकर आखिरी बार चेतावनी देकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। वहीं जींद में बुजुर्गों के लिए लगने वाले आयु जांच मेडिकल कैंप सरकार द्वारा बंद करने के फैसले के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जींद में बुजुर्गों के पास अपने आय से संबंधित किसी भी तरह के प्रमाण पत्र नहीं है। उन बुजुर्गों के लिए लगने वाले आयु जांच मेडिकल कैंप सरकार द्वारा बंद करने के फैसले के विरोध में लोग उतर आए हैं। बुधवार को श्रमिक पार्टी के बैनर तले लोगों ने गोहाना रोड डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जींद से इंडिया न्यूज चैनल के लिए रोहतास से। भिवानी की रहने वाली संतोष देवी युवाओं को मात देते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर रही हैं। हाल ही में संतोष देवी ने नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण एवं 1 सिल्वर मेडल जीता। अगर इंसान के मन में हिम्मत व हौसला है तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सोनीपत की रहने वाली और फिलहाल भिवानी में रहने वाली संतोष ने। जी हाँ, 80 वर्ष की उम्र में जब लोग सहारा ढूंढते हैं और उस सहारे के सहारे ही कहीं न कहीं अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, वहीं संतोष ने न केवल मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में 3 पदक जीते हैं बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। भिवानी के तहसीलदार रविंद्र मलिक की माता संतोष मलिक ने
चेन्नई में 27 अप्रैल से 1 तारीख तक आयोजित किए गए नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में जहां 3 पदक जीते। अगर बात स्पोर्ट्स की करें, स्पोर्ट्स में 100 व 200 मीटर रेस में उसने गोल्ड मेडल जीता, बल्कि जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर एक इतिहास कायम किया है। कहीं न कहीं लोगों के लिए संतोष मिसाल बनी है। हालांकि खेल से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन स्टेडियम में जाने लगी अपनी पुत्रवधू के साथ और उसके बाद खेल का जज्बा भी पैदा हुआ और जज्बा भी इस तरह का पैदा हुआ कि उसने अब पदक लिए हैं और लोगों के लिए मिसाल बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में दोपहर के समय बरसात के साथ हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिसके बाद 44 डिग्री तक पहुंच चुके तापमान में भी गिरावट आने की वजह से लोग काफी राहत की सांस लेते नजर आए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 से 4 दिन इसी तरह का खुशनुमा मौसम आपको देखने को मिल सकता है। फरीदाबाद में आज दोपहर बरसात के साथ साथ में हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिली। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ में ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से मौसम भी थोड़ा खुशनुमा दिखाई दिया। इसके साथ साथ में जिस तरह से फरीदाबाद का टेम्परेचर 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था, तो ऐसे में लोगों ने बारिश होने के बाद में राहत की सांस ली है। एक तरफ जहां बिजली का संकट पूरे फरीदाबाद में था, घोषित कट लग रहे थे, तो ऐसे में बिजली का जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, वो अब कम होने की वजह से बिजली का संकट भी आने वाले दिनों में खत्म होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो मौसम इसी तरह का खुशनुमा रहने वाला है। इसके साथ साथ बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी फरीदाबाद का चूंकि 300 से ऊपर पहुंच गया था, अब उसमें भी कमी दर्ज की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं करनाल में तेज हवा और गड़गड़ाहट के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम की बदलने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार आएगा। तेज हवा और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अचानक करनाल के मौसम में भारी बदलाव आया है। इससे पिछले दिनों से लगातार जो गर्मी पड़ रही थी, लोग उससे परेशान थे, उसमें लोगों को काफ़ी निजात मिली है। एक तरफ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष करनाल पहुंचे तो दूसरी तरफ तेज हवा के साथ बारिश भी बरसने लगी। राजनीतिक गलियारों में अगर बात की जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में मौसम के आए इस बदलाव के साथ साथ राजनीति में भी नया बदलाव आए। करनाल से गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। वहीं सोनीपत में मौसम ने करवट ली। आंधी के बाद बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों की भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिला। सोनीपत में मौसम ने करवट ली है और अब लोगों को गर्मी से बड़ी निजात मिली है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। शुरुआती तौर पर आंधी आई, उसके बाद हल्की बारिश के साथ जो है ओलावृष्टि भी हुई है। लेकिन अगर बात करें तो पिछले कई दिनों पहले मौसम विभाग द्वारा भी पूर्व अनुमान जो है वो लगा दिया गया था और उसी के मुताबिक आज सोनीपत में पहले बारिश बूंदाबांदी और उसके बाद हल्की ओलावृष्टि हुई है और इसी को लेकर अब लोगों को गर्मी से काफ़ी निजात मिली है। जहां पिछले दिनों लोग गर्मी से काफ़ी आद थे, परेशान थे, वहीं जीव जंतु भी काफ़ी परेशान नजर आए थे और बारिश के बाद अब लोग गर्मी से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं अंबाला में सीएससी केंद्रों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। सीएससी सेंटरों के अंदर सरकार की ओर से तय किए गए रेट से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों के लिए शुरू किए गए सुविधा केंद्र जनता के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। सीएससी सेंटर पर सरकार की ओर से तय किए गए रेट से कई गुना पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसके चलते लोग बड़े परेशान हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र पर भ्रष्टाचार चरम पर है। नहीं, सीएससी सेंटर अंबाला में अपनी मनमानी के हिसाब से चल रहे हैं। ना तो इनका कोई फिक्स रेट है जी, ना ही कुछ पता लगता है। अनपढ़ लोग बेचारे जाते हैं, काम भी ढंग तरीके से करते नहीं हैं। 3-3, 4-4 बार उनको बेचारों को धक्के खाने पड़ते हैं। फिर कोई फिक्स प्राइस नहीं है, कोई 100 रुपया ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है। मामले को लेकर जब सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विवेक शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जनता की शिकायतें आने पर सभी सीएससी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बोला गया है। ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतों पर पिछले 1 साल में 12 संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया गया। सुना आपने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना है कि 1 साल में 12 संचालकों को ब्लैकलिस्ट किया गया। बावजूद इसके अभी भी कुछ केंद्रों पर तो संचालकों ने सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं लगा रखी है। अंबाला में चल रहे 567
सीएससी सेंटरों में से सिर्फ 75 में ही कैमरे लगे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इन संचालकों की मनमानी पर लगाम कब लगती है। अंबाला से अमन कपूर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज के लिए 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।